हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ लॉ लीड्स यू। आज हम आपको सितंबर 2022 के करंट अफेयर्स के बारे में बताएंगे, जो आपके लीगल करंट अफेयर्स कह सकते हैं आप जिसे, या फिर क्या लीगल अपडेट्स कह सकते हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। दिसंबर तक के करंट अफेयर्स हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, जिसकी वीडियो का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा देंगे। वो वीडियोस भी आप जाकर देख सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगी। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लीगल करंट अफेयर्स ऑफ सितंबर 2022। Prime Minister Narendra Modi on September 8, Thursday, unveiled a 28-feet tall statue of Netaji Subhash Chandra Bose at India Gate। देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने थर्सडे को एक स्टैचू इंस्टॉल किया है। इसका स्टैचू इंस्टॉल किया है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्टैचू इंस्टॉल किया है। कहाँ पे? इंडिया गेट पे इंस्टॉल करा है, जो कितने फीट लंबा है? 28 फीट टॉल स्टैचू है। द स्टैचू इज अ पार्ट, किसका पार्ट है? जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बन रहा है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट मतलब न्यू पार्लियामेंट जो बन रही है आपकी दिल्ली में, उसका पार्ट है। इट्स वेट इज 280 मेट्रिक टन्स, और इसका वेट कितना है? इसका वेट है आपका 280 मेट्रिक टन्स इसका वेट है। A large black granite stone was selected for the statue and brought from तेलंगाना to Delhi। और इस स्टैचू के लिए एक लार्ज ब्लैक ग्रेनाइट स्टोन सेलेक्ट करा था, लार्ज ब्लैक ग्रेनाइट स्टोन सेलेक्ट किया था स्टैचू के लिए, और वो कहाँ से लाया गया था? तेलंगाना से दिल्ली लेकर आया गया था इस स्टैचू के लिए। The statue was designed by a team under the Ministry of Culture led by a sculptor अर्जुन योगीराज। अब देखिए इस स्टैचू को किसने डिजाइन किया है? इस स्टैचू को डिजाइन किया है अर्जुन योगीराज ने। होप स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी अभी दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्टैचू इंस्टॉल किया है। कहाँ पे? दिल्ली इंडिया गेट के पास। और इसका वेट जो है 280 मेट्रिक टन है, जो क्या ब्लैक ग्रेनाइट स्टोन से बना हुआ है। और ये कहाँ से लाया गया है? तेलंगाना से दिल्ली लेकर आया गया है। और ये स्टैचू किसने डिजाइन किया है? अर्जुन योगीराज ने डिजाइन किया है। ये आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं आने वाले एग्जाम्स में, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट, द हेड ऑफ न्यू नालसा। नालसा क्या है? आपकी नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है। जस्टिस DY चंद्रचूड़। नालसा के नए हेड जो बने हैं वो बने हैं जस्टिस DY चंद्रचूड़। ये आपके नए CGI भी बने हैं, 50th CGI भी बने हैं DY चंद्रचूड़। अब देखिए थोड़ा सा नालसा के बारे में हम देख लेते हैं। नालसा वॉज फॉर्म्ड ऑन 9 नवंबर 1955 में। The NALSA, that is National Legal Services Authority, has been constituted under the Legal Services Authority Act 1987। देखिए ये नालसा जो है कब कॉन्स्टिट्यूट हुआ था? कौन से एक्ट में कॉन्स्टिट्यूट हुआ था? लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 में कॉन्स्टिट्यूट हुआ था। ये किस लिए कॉन्स्टिट्यूट किया गया था? टू प्रोवाइड द फ्री लीगल सर्विसेज टू द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड टू ऑर्गेनाइज लोक अदालत फॉर एम्बिकल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। ये क्या, जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उनको फ्री लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए इस एक्ट को लाया गया था। और नेक्स्ट, और इसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन है? ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस संजय कृष्ण कौल। और इसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन है? ऑनरेबल जस्टिस संजय कृष्ण कौल। संजय कृष्ण कौल। A senior most judge of the High Court is nominated as the executive chairman of SLSA। जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं हाई कोर्ट के, जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं वो नॉमिनेट किए जाते हैं एज एन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ SLM। SLSA का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी।
होप स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, द रिजोल्यूशन फॉर रीनेमिंग द राजपथ एंड द सेंट्रल विस्टा लॉन एज अ कर्तव्य पथ। देखिए एक रिजोल्यूशन पास हुआ था जिसमें क्या राजपथ का नाम चेंज करके क्या राजपथ का करके क्या रख दिया है, कर्तव्य पथ रख दिया है। क्या रख दिया है, कर्तव्य पथ रख दिया है। नेक्स्ट, द फर्स्ट हाई कोर्ट टू मेड इट्स प्रोसीडिंग लाइव स्ट्रीमिंग। सबसे पहले लाइव स्ट्रीमिंग कौन से हाई कोर्ट ने स्टार्ट करी थी, गुजरात हाई कोर्ट ने स्टार्ट करी थी। नेक्स्ट, द सीनियर मोस्ट एडवोकेट आर वेंकटा रमानी has been appointed as the new Attorney General of India। देखो अभी नए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट हुए हैं, जो कौन है, सीनियर एडवोकेट है आर वेंकटा रमानी। कितनी टर्म के लिए अपॉइंट किए गए हैं, ये 3 years टर्म्स के लिए अपॉइंट किए गए हैं। ही विल नाउ सक्सीडेड के वेणुगोपाल एज इंडियाज अटॉर्नी जनरल। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, के वेणुगोपाल, जो क्या इनसे पहले अटॉर्नी जनरल थे इंडिया के। अब देखिए, द लॉयर आर वेंकटा रमानी हैज 42 years of experience working in India's highest court। इनके पास कितना एक्सपीरियंस है, 42 years का एक्सपीरियंस है काम करने का इंडिया के हाईएस्ट कोर्ट में। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा सा, अटॉर्नी जनरल के बारे में थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन ले लेते हैं हम, जो आपके आने वाले एग्जाम्स में पूछी जा सकती है। आपके फर्स्ट अटॉर्नी जनरल इंडिया के कौन थे, MC सेटलवाड। MC सेटलवाड बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ये हेल्ड द पोजीशन फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, और इन्होंने क्या सबसे लॉन्गेस्ट टाइम तक ये पोजीशन हेल्ड करके रखी हुई थी, 13 साल तक, 13 years तक इन्होंने ये पोजीशन होल्ड करके रखी हुई थी। फर्स्ट अटॉर्नी जनरल इंडिया के कौन थे, MC सेटलवाड। इन्होंने 13 years लॉन्गेस्ट टाइम के लिए, दैट इज 13 years तक ये पोजीशन हेल्ड करके रखी हुई थी। प्रेजेंट अटॉर्नी जनरल कौन हो गए अब, आर वेंकटा रमानिया। अब देखिए जो शॉर्टेस्ट टाइम के लिए जिन्होंने पोजीशन होल्ड कर रखी थी अटॉर्नी जनरल की, वो कौन थे, सोली सोराब जी। वो स्टूडेंट्स इतना आपको समझ में आ गया होगा। Next, the position of Attorney General and its responsibilities are described in Article 76 from Part 5 of the Indian Constitution। और जो Attorney General की responsibilities हैं जो कहाँ पे डिस्क्राइब हो रखी है, Article 76 Part 4 of the Indian Constitution में डिस्क्राइब हो रखी है। क्वालिफिकेशन देख लीजिए अब अटॉर्नी जनरल की, ये कौन होने चाहिए, इंडियन सिटीजन होने चाहिए। He must completed has 10 years of हाई कोर्ट एडवोकेसी। इन्होंने क्या होने चाहिए, हाई कोर्ट में 10 साल तक इन्होंने एडवोकेट का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और 5 साल तक जज होने चाहिए किसी भी स्टेट में। He also be the jurist regarded as a prominent jurist by the president। और ये क्या एक prominent jurist भी होने चाहिए। अब देखिए इनकी ड्यूरेशन जो है अपॉइंटमेंट की वो स्पेसिफाइड नहीं कर रखी है कॉन्स्टिट्यूशन में। होप स्टूडेंट्स इतना आपको समझ में आ गया होगा। अटॉर्नी जनरल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज कहाँ पे डिस्क्राइब हो रखी हैं, आर्टिकल 76 से लेके पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इनकी क्वालिफिकेशन क्या है, इंडियन सिटीजन होने चाहिए, 10 साल तक हाई कोर्ट में एडवोकेट होने चाहिए, और 5 साल तक जज होने चाहिए किसी भी इंडियन स्टेट में, और ये क्या एज अ प्रोमिनेंट जूरिस्ट रिकॉग्नाइज किए जाने चाहिए प्रेसिडेंट द्वारा। और इनकी ड्यूरेशन अपॉइंटमेंट की स्पेसिफाइड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, प्रोवाइडेड दैट इनको अभी अपॉइंट किया गया 3 साल के लिए अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं हम, देखिए अभी बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट अभी पास हुआ है। एक्स वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ एंटी सिटी ऑफ दिल्ली। ये अबॉर्शन के ऊपर एक जजमेंट आया है। इसमें बेंच कौन थी आपकी, जस्टिस AS बोपन्ना, DY चंद्रचूड़ एंड JB पारदीवाला। देखिए इस जजमेंट में क्या प्रोवाइड किया गया है, इस जजमेंट में ये दिया गया है कि पहले जो था सिर्फ मैरिड वुमेन ही अबॉर्शन करवा सकती थी 20 से 24 वीक्स तक, लेकिन अब अनमैरिड वुमेन्स को भी इसमें इंक्लूड कर लिया गया है, क्योंकि ये कहा गया है कि ये जो है अगेंस्ट द राइट ऑफ इक्वालिटी के अगेंस्ट होगा अगर सिर्फ मैरिड वुमेन को ही अबॉर्शन की परमिशन दी गई, तो ये क्या लॉ के अगेंस्ट होगा। इसलिए मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो दोनों का ही इक्वल राइट बनता है अबॉर्शन करवाने का, इसलिए इसमें क्या अनमैरिड वुमेन्स को भी इंक्लूड कर दिया है MT PR एक्ट में। देखिए
अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। द सुप्रीम कोर्ट डिलीवर्ड अ सिग्निफिकेंट जजमेंट दैट देयर शुड नॉट बी एनी डिस्टिंक्शन बिटवीन द मैरिड एंड अनमैरिड वुमेन इन सीकिंग एन एबॉर्शन ऑफ प्रेगनेंसी इन 20 to 24 वीक्स 20 to 24 वीक्स। सुप्रीम कोर्ट ने अभी क्या कहा है, ये कहा है कि मैरिड और अनमैरिड वुमेन में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवाने के लिए, जो 20 से 24 वीक्स अब प्रोवाइड की गई है। अराइजिंग आउट ऑफ कंसेंशुअल रिलेशनशिप, जो क्या कंसेंशुअल रिलेशनशिप से अगर अराइज हो गई है कोई भी प्रेगनेंसी, तो इसमें क्या उसको भी उतना ही इक्वल राइट है अबॉर्ट करवाने का जितना कि क्या मैरिड वुमेन्स को है। It states that all the women are entitled to have safe and legal abortion। और ये भी कहा गया कि सारी वुमेन्स को हक है कि वो क्या सेफ और लीगल अबॉर्शन करवा सकें। The issues before the Supreme Court was whether this exclusion under Rule 3B of MTPR was valid। अब इशू क्या था सुप्रीम कोर्ट के पास कि क्या ये जो MTPR में जो अंडर रूल 3B में जो वो दिया हुआ है, प्रोविजंस दिए हुए हैं, क्या ये वैलिड है या नहीं है। तो जस्टिस जीवा चंद्रचूड़ ने इस केस में क्या हेल्ड किया, स्टेटेड दैट द एक्सटेंडेड द बेनिफिट्स ऑफ MTPR नॉट ओनली टू द मैरिड वुमेन्स वुड एनकरेज द सोशिएटल स्टेरियोटाइप दैट ओनली द मैरिड वुमेन वुड इंडल्ज इन सेक्सुअल इंटरकोर्स। ये कहा गया है कि जो बेनिफिट है MTPR का सिर्फ मैरिड वुमेन्स को ही नहीं दिया जाना चाहिए, एक सोसाइटल स्टेरियोटाइप बिलीफ है कि सिर्फ मैरिड वुमेन ही अबॉर्शन करवा सकती हैं और वो ही सेक्सुअल इंटरकोर्स में इंडल्ज हो सकती हैं। इवन अनमैरिड गर्ल्स भी सेक्सुअल इंटरकोर्स में इंडल्ज होती हैं और उसमें जो है उनको भी इक्वल राइट है जैसे कि क्या अनमैरिड वुमेन्स को राइट है अबॉर्शन करवाने का। The court further added that the right of reproductive autonomy give an unmarried woman similar right as that of a married woman। कोर्ट ने ये भी ऐड किया है जैसे कि मैरिड वुमेन्स को राइट होता है अबॉर्शन करवाने का, वैसे ही अनमैरिड वुमेन्स को भी उतना ही राइट है कि वो क्या अपना अबॉर्शन करवा सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपको ये केस समझ में आ गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट है जो आपके आने वाले एग्जाम में जरूर पूछी जाएगी। और स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आने वाले समय में और इसी तरह की हम इंफॉर्मेटिव वीडियो प्रोवाइड कर सकें। और दिसंबर तक के करंट अफेयर्स हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।